नमस्कार। स्वागत है आपका कथाकल्प में। राग दरबारी भाग 5। लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल और स्वर है प्रवीण दीक्षित का। पुनर्जन्म के सिद्धांत की इजाद दीवानी की अदालतों में हुई है ताकि वादी और प्रतिवादी इस अफसोस को लेकर न मरे कि उनका मुकदमा अधूरा ही पड़ा रहा। इसके सहारे वे सोचते हुए चैन से मर सकते हैं कि मुकदमे का फैसला सुनाने के लिए अभी अगला जन्म तो पड़ा ही है। वैद्य जी की बैठक के बाहर चबूतरे पर जो आदमी इस समय बैठा था, उसने लगभग 7 साल पहले दीवानी का एक मुकदमा दायर किया था। इसलिए स्वाभाविक था कि वह अपनी बात में पुनर्जन्म के पाप, भाग्य, भगवान और अगले जन्म के कार्यक्रम आदि का नियमित रूप से हवाला देता। उसको लोग लंगड़ कहते थे। माथे पर कबीरपंथी तिलक, गले में तुलसी की कंठी, आंधी पानी झेला हुआ दड़ियल चेहरा, दुबली पतली देह, मिर्जई पहने हुए। एक पैर घुटने के पास से कटा था, उसकी कमी एक लाठी से पूरी की गई थी। चेहरे पर पुराने जमाने के उन ईसाई संतों का भाव जो रोज अपने हाथ से अपनी पीठ पर खींचकर 100 कोड़े मारते हों। उसकी ओर सनीचर ने भंग का एक गिलास बढ़ाया और कहा, लो भाई लंगड़, पी जाओ, इसमें बड़े बड़े माल पड़े हैं। लंगड़ ने आंख मूंद कर इनकार किया और थोड़ी देर दोनों में बहस होती रही, जिसका संबंध भंग की गरिमा, बादाम मुनक्के के लाभ, जीवन की क्षणभंगुरता, भोग और त्याग जैसे दार्शनिक विषयों से था। बहस के अंत में सनीचर ने अपना दूसरा हाथ अंडरवियर में पोंछकर सभी तर्कों से छुटकारा पा लिया और सांसारिक विषयों के प्रति उदासीनता दिखाते हुए भुनभुना कर कहा, अरे पीना है तो सटाक से कटक जाओ, न पीना हो तो हमारे ठेंगे से हाँ। लंगड़ ने जोर से सांस खींची और आंखें मूंद ली, जो कि आत्मदया से पीड़ित व्यक्तियों से लेकर ज्यादा खा जाने वालों तक के भाव प्रदर्शन की एक बड़ी ही लोकप्रिय मुद्रा मानी जाती है। शनिचर ने उसे छोड़ दिया और एक ऐसी बंदर छाप छलांग लगाकर, जो डार्विन के विकासवादी सिद्धांत की पुष्टि करती थी, बैठक के भीतरी हिस्से पर हमला किया। वहां प्रिंसिपल साहब, क्लर्क, वैद्य जी, रंगनाथ आदि बैठे हुए थे। दिन के 10 बजने वाले थे। शनिचर ने भंग का वही गिलास अब प्रिंसिपल साहब की ओर बढ़ाया और वही बात कही, पी जाइए मास्टर साहब, इसमें बड़े बड़े माल डले हैं। प्रिंसिपल साहब ने वैद्य जी से कहा, कॉलेज का काम छोड़कर आया हूं, इसे शाम के लिए ही रखा जाए। वैद्य जी ने स्नेहपूर्वक कहा, अरे संध्या काल पुनः पी लीजिएगा। नहीं नहीं, कॉलेज छोड़कर आया हूं। वे फिर बोले। रुक्पन बाबू कॉलेज जाने के लिए घर से तैयार होकर निकले। रोज की तरह कंधे पर पड़ा हुआ धोती का छोर, बूशर्ट जो उनकी फिलॉसफी के अनुसार मैली होने के बावजूद कीमती होने के कारण पहनी जा सकती थी। इस समय पान खा लिया था और बाल संवार लिए थे। हाथ में एक मोटी सी किताब जो खास तौर से नागरिक शास्त्र के घंटे में पढ़ी जाती थी, जिसका नाम था बेबी जासूस। जेब में 2 फाउंटेन पेन, एक लाल और एक नीली स्याही का, दोनों बिना स्याही के। कलाई में घड़ी जो सिद्ध करती थी कि जो जुआ खेलता है उसकी घड़ी तक रहन हो जाती है और जो जुआरियों का माल रहन रखता है उसे कीमती घड़ी 10 रुपए तक में मिल जाती है। रुपन बाबू ने प्रिंसिपल साहब की बात बाहर निकलते निकलते सुन ली थी। वे वहीं से बोले, कॉलेज को तो आप हमेशा ही छोड़े रहते हैं, वह तो कॉलेज ही है जो आपको नहीं छोड़ता। प्रिंसिपल साहब झेपे, इसलिए हंसे और जोर से बोले, रुपन बाबू बात पक्की कहते हैं। शनिचर ने उछलकर उनकी कलाई पकड़ ली, किलक कर कहा, तो लीजिए, इसी बात पर चढ़ा जाइए एक गिलास। वैद्य जी संतोष से प्रिंसिपल का भांग पीना देख रहे थे। पीकर प्रिंसिपल साहब बोले, सचमुच ही बड़े बड़े माल पड़े हैं इसमें तो। वैद्य जी ने कहा, भांग तो नाम मात्र को है भी और नहीं भी है। वास्तविक द्रव्य तो बादाम, मुनक्का और पिस्ता है। बादाम बुद्धि और वीर्य को बढ़ाता है, मुनक्का रेचक है, इसमें इलायची भी पड़ी है। इसका प्रभाव शीतल है, इससे वीर्य फटता नहीं, ठोस और स्थिर रहता है। मैं तो इसी पेय का एक छोटा सा प्रयोग रंगनाथ पर भी कर रहा हूं। प्रिंसिपल साहब ने गर्दन उठाकर कुछ पूछना चाहा, पर वे पहले ही कह चले, इन्हें कुछ दिनों हुए ज्वर रहने लगा था,
शक्ति क्षीण हो चली थी, इसीलिए मैंने उन्हें यहाँ बुलवा लिया है। इनके लिए नित्य का एक कार्यक्रम बना दिया गया है। पौष्टिक द्रव्यों में बादाम का सेवन भी है, 2 पत्ती भांग की भी। देखना है कि 6 मास के पश्चात जब ये यहाँ से जाएंगे तो क्या होकर जाते हैं। कॉलेज के क्लर्क ने कहा, छछुंदर जैसे आए थे गैंडा बनकर जाएंगे, देख लेना चाचा। जब कभी क्लर्क वैद्य जी को चाचा कहता था, प्रिंसिपल साहब को अफसोस होता था कि वे उन्हें अपना बाप नहीं कह सकते। उनका चेहरा उदास हो गया। वे सामने पड़ी हुई फाइलें उलटने लगे। तब तक लंगड़ दरवाजे पर आ गया। शास्त्रों में शूद्रों के लिए जिस आचरण का विधान है, उसके अनुसार चौखट पर मुर्गी बनकर उसने वैद्य जी को प्रणाम किया। इससे प्रकट हुआ कि यह हमारे यहाँ आज भी शास्त्र सर्वोपरि है और जाति प्रथा मिटाने की सारी कोशिशें अगर फरेब नहीं है तो रोमांटिक कार्यवाहियां हैं। लंगड़ ने भीख जैसी मांगते हुए कहा, तो जाता हूं बापू। वैद्य जी ने कहा, हाँ जाओ भाई, तुम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हो, लड़ते जाओ, उसमें मैं क्या सहायता कर सकता हूं। लंगड़ ने स्वाभाविक ढंग से कहा, ठीक ही है बापू, ऐसी लड़ाई में तो तुम क्या करोगे। जब कोई सिफारिश विफारिश की बात होगी तब आकर तुम्हारी चौखट पर सिर रगड़ूंगा। जमीन तक झुककर उसने उन्हें फिर से प्रणाम किया और एक पैर पर लाठी के सहारे झूलता हुआ चला गया। वैद्य जी जोर से हंसे, बोले, इसकी भी बुद्धि बालकों की सी है। वे बहुत कम हंसते थे। रंगनाथ ने चौंक कर देखा। हंसते ही वैद्य जी का चेहरा मुलायम हो गया। नेतागिरी की जगह भलमन साहत ने ले ली। एक आचारवान महापुरुष की जगह वे बदचलन जैसे दिखने लगे। रंगनाथ ने पूछा, ये लड़ाई कैसी लड़ रहा है। प्रिंसिपल साहब सामने फैली हुई फाइलें और चेकबुकें, जिनकी आड़ में वे कभी कभी वहां सवेरे सवेरे भांग पीने के लिए आते थे, समेटने लगे। हाथ रोक कर बोले, अरे इसे तहसील से एक दस्तावेज की नकल लेनी है। इसने कसम खाई है कि मैं रिश्वत न दूंगा और कायदे से ही नकल लूंगा। उधर नकल बाबू ने कसम खाई है कि मैं रिश्वत न लूंगा और कायदे से ही नकल दूंगा। बस इसी की लड़ाई चल रही है। रंगनाथ ने इतिहास में एमए किया था और न जाने कितनी लड़ाइयों के कारण पढ़े थे। सिकंदर ने भारत पर कब्जा करने के लिए आक्रमण किया था। पुरु ने उसका कब्जा न होने पाए, इसलिए प्रतिरोध किया था। इसी कारण लड़ाई हुई थी। अलाउद्दीन ने कहा था कि मैं पद्मिनी को लूंगा, राणा ने कहा था कि मैं पद्मिनी को नहीं दूंगा, इसीलिए लड़ाई हुई थी। सभी लड़ाइयों की जड़ में यही बात थी। एक पक्ष कहता था लूंगा, दूसरा पक्ष कहता था नहीं दूंगा, इसी पर लड़ाई होती थी। पर यहां लंगड़ कहता था धर्म से नकल लूंगा, बाबू कहता था धर्म से नकल दूंगा, फिर भी लड़ाई चल रही थी। रंगनाथ ने प्रिंसिपल साहब से एक ऐतिहासिक विपर्य का मतलब पूछा। उसके जवाब में उन्होंने अवधि में एक कहावत कही, जिसका शाब्दिक अर्थ था कि हाथी आते हैं, घोड़े जाते हैं, बेचारे ऊंट गोते खाते हैं। यह कहावत शायद किसी जिंदा अजायब घर पर कही गई थी, पर रंगनाथ इतना तो समझ ही गया कि इशारा किसी सरकारी दफ्तर की लंबाई, चौड़ाई और गहराई की ओर है। फिर भी वह लंगड़ और नकल बाबू के बीच चलने वाले धर्म युद्ध की डिजाइन नहीं समझ पाया। उसने अपना सवाल और स्पष्ट रूप से प्रिंसिपल साहब के सामने पेश किया। उनकी ओर से क्लर्क बोला, अरे ये गंजहों के चोचले हैं, मुश्किल से समझ में आते हैं। लंगड़ यहाँ से 5 कोस दूर एक गांव का रहने वाला है। बीवी मर चुकी है। लड़कों से यह नाराज है और उन्हें अपने लिए मरा हुआ समझ चुका है। भगत आदमी है। कबीर और दादू के भजन गाया करता था। गाते गाते थक गया तो बैठे ठाले एक दीवानी का मुकदमा दायर कर बैठा। मुकदमे के लिए एक पुराने फैसले की नकल चाहिए। उसके लिए पहले तहसील में दरख्वास्त दी थी। दरख्वास्त में कुछ कमी रह गई, इसलिए वह खारिज हो गई। इस पर इसने दूसरी दरखास्त दी। कुछ दिन हुए, यह तहसील में नकल लेने गया। नकल नवीस चिड़ीमार निकला। उसने 5 रुपए मांगे। लंगड़ बोला कि रेट 2 रुपए का है। इसी पर बहस हो गई। 2-4 वकील वहां खड़े थे। उन्होंने पहले नकल नवीस से कहा कि भाई 2 रुपए में ही मान जाओ, यह बेचारा लंगड़ा है, नकल लेकर तुम्हारे गुण गाएगा। पर वह अपनी बात से बाल बराबर भी नहीं खिसका। एकदम से मर्द बन गया और बोला कि मर्द की बात एक होती है, जो कह दिया वही लूंगा। तब वकीलों ने लंगड़ को समझाया। बोले कि नकल बाबू भी घर गृहस्थीदार आदमी है, लड़कियां बिहानी है उनको, इसलिए रेट बढ़ा दिया है, मान जाओ और 5 रुपए दे दो। पर वह भी ऐंठ गया। बोला कि अब यही होता है,
तनख्वाह तो दारू कलिया पर खर्च करते हैं और लड़कियां ब्याहने के लिए घूस लेते हैं। नकल बाबू बिगड़ गया, गुर्रा कर बोला कि जाओ, हम इसी बात पर घूस नहीं लेंगे, जो कुछ करना होगा कायदे से करेंगे। वकीलों ने बहुत समझाया कि ऐसी बात ना करो, लंगड़ भगत आदमी है, उसकी बात का बुरा न मानो, पर उसका गुस्सा एक बार चढ़ा तो फिर नहीं उतरा। सच तो यह है रंगनाथ बाबू कि लंगड़ ने गलत नहीं कहा था। इस देश में लड़कियां ब्याहना भी चोरी करने का बहाना हो गया है। एक रिश्वत लेता है तो दूसरा कहता है कि क्या करे बेचारा, बड़ा खानदान है, लड़कियां ब्याहनी है। सारी बदमाशी का तोड़ लड़कियों के ब्याह पर होता है। जो भी हो, लंगड़ और नकल बाबू में बड़ी हुज्जत हुई। अब घूस के मामले में बात बात पर हुज्जत होती ही है। पहले सदा काम होता था। पुराने आदमी बात के पक्के होते थे, 1 रुपया टिका दो, दूसरे दिन नकल तैयार। अब नए नए स्कूली लड़के दफ्तर में घुसाते हैं और लेन देन का रेट बिगाड़ते हैं। इन्हीं का देखा देखी पुराने आदमी भी मनमानी करते हैं। अब रिश्वत का देना और रिश्वत का लेना दोनों बड़े झंझट के काम हो गए हैं। लंगड़ को भी गुस्सा आ गया। उसने अपनी कंठी छूकर कहा कि जाओ बाबू, तुम कायदे से ही काम करोगे तो हम भी कायदे से ही काम करेंगे। अब तुमको एक कानी कौड़ी ना मिलेगी। हमने दरखास्त लगा दी है, कभी ना कभी तो नंबर आएगा ही। उसके बाद लंगड़ ने जाकर तहसीलदार को सब हाल बताया। तहसीलदार बहुत हंसा और बोला कि शाबाश लंगड़, तुमने ठीक ही किया। तुम्हें इस लेन देन में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, नंबर आने पर तुम्हें नकल मिल जाएगी। उसने पेशकार से कहा, देखो लंगड़ बेचारा 4 महीने से हैरान है, अब कायदे से काम होना चाहिए, इन्हें कोई परेशान न करे। इस पर पेशकार बोला कि सरकार, यह लंगड़ा तो झक्की है, आप इसके झमेले में ना पड़े। तब लंगड़ पेशकार पर बिगड़ गया, झाए झाए होने लगी। किसी तरह दोनों में तहसीलदार ने सुलह कराई। लंगड़ा जानता है कि नकल बाबू उसकी दरखास्त किसी ना किसी बहाने खारिज करा देगा। दरखास्त बेचारी तो चींटी की जान जैसी है, उसे लेने के लिए कोई बड़ी ताकत न चाहिए। दरख्वास्त को किसी भी समय खारिज कराया जा सकता है। फीस का टिकट कम लगा है, मैसेज का पता गलत लिखा है, एक खाना अधूरा पड़ा है, ऐसी ही कोई बात पहले नोटिस बोर्ड पर लिख दी जाती है और अगर उसे दी गई तारीख तक ठीक न किया जाए तो दरख्वास्त खारिज कर दी जाती है। इसीलिए लंगड़ ने अब पूरी पूरी तैयारी कर ली है। वह अपने गांव से चला आया है। अपने घर में उसने ताला लगा दिया है। खेत पात फसल बैल बदिया सब भगवान के भरोसे छोड़ आया है। अपने एक रिश्तेदार के यहाँ डेरा डाल दिया है और सवेरे से शाम तक तहसील के नोटिस बोर्ड के आसपास चक्कर काटा करता है। उसे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि नोटिस बोर्ड पर उसकी दरख्वास्त की कोई खबर निकले और उसे पता ही ना चले। चूके नहीं कि दरखास्त खारिज हुई, एक बार ऐसा हो भी चुका है। उसने नकल लेने के सब कायदे रट डाले हैं, फीस का पूरा चार्ट याद कर लिया है। आदमी का जब करम फूटता है तभी उसे थाना कचहरी का मुंह देखना पड़ता है। लंगड़ का भी करम फूट गया है, पर इस बार जिस तरह से वह तहसील पर टूटा है, उससे लगता है कि पट्टा नकल लेकर ही रहेगा। रंगनाथ ने अपने जीवन में अब तक काफी बेवकूफियां नहीं की थीं, इसलिए उसे अनुभवी नहीं कहा जा सकता था। लंगड़ के इतिहास का उसके मन पर बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा और वह भावुक हो गया। भावुक होते ही कुछ करना चाहिए की भावना उसके मन में मथने लगी, पर क्या करना चाहिए इसका जवाब उसके पास नहीं था। जो भी हो, भीतर ही भीतर जब बात बर्दाश्त से बाहर होने लगी तो उसने भुनभुना कर कह ही दिया कि यह सब बहुत गलत है, कुछ करना चाहिए। क्लर्क ने शिकारी कुत्ते की तरह झपट कर यह बात दबोच ली। बोला, क्या कर सकते हो रंगनाथ बाबू, कोई क्या कर सकता है, जिसके छिलता है उसी के चुनमुनाता है। लोग अपना ही दुख दर्द ढोले यही बहुत है, दूसरे का बोझा कौन उठा सकता है। अब तो वही है भैया कि तुम अपना दाद उधर से खुजलाओ, हम अपना इधर से खुजलाएं। क्लर्क चलने को उठ खड़ा हुआ। प्रिंसिपल ने चारों ओर निगाह दौड़ाकर कहा, बद्री भैया दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। वैद्य जी ने कहा, अरे एक रिश्तेदार डकैती में फंस गए हैं, पुलिस की लीला अपरंपार है, जानते ही हो। बद्री वहीं गया था, आज लौट रहा होगा। सनीचर चौखट के पास बैठा था, मुंह से सीटी जैसी बजाते हुए बोला, जब तक नहीं आते तभी तक भला है। प्रिंसिपल साहब भांग पीकर अब तक भूल चुके थे कि आराम हराम है। एक बड़ा सा तकिया अपनी ओर खींचकर वे इत्मीनान से बैठ गए और बोले, बात क्या है। सनीचर ने बहुत धीरे से कहा,
अरे कोऑपरेटिव यूनियन में गबन हो गया है, बद्री भैया सुनेंगे तो सुपरवाइजर को खा जाएंगे। हाँ। प्रिंसिपल आतंकित हो गए। उसी तरह फुसफुसा कर बोले, ऐसी बात है? सनीचर ने सिर झुकाकर कुछ कहना शुरू कर दिया। वार्तालाप का यह वही अखिल भारतीय शैली थी जिसे पारसी थिएटरों ने अमर बना दिया है। इसके सहारे एक आदमी दूसरे से कुछ कहता है और वहीं पर खड़े हुए तीसरे आदमी को कानों कान खबर नहीं होती। यह दूसरी बात है कि 100 गज की दूरी तक फैले हुए दर्शकगण उस बात को अच्छी तरह सुनकर समझ लेते हैं और पूरे जन समुदाय में स्टेज पर खड़े हुए दूसरे आदमी को छोड़कर सभी लोग जान लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है। संक्षेप में, बात को गुप्त रखने की इस हमारी परंपरागत शैली को अपनाकर सनीचर ने प्रिंसिपल साहब को कुछ बताना शुरू किया, पर वैद्य जी कड़क कर बोले, क्या स्त्रियों की भांति फुसफुस कर रहा है? कोऑपरेटिव में गबन हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? कौन सी यूनियन है जिसमें ऐसा नहीं हुआ हो? कुछ रुक कर वे समझाने के ढंग से बोले, हमारी यूनियन में गबन नहीं हुआ था, इस कारण लोग हमें संदेह की दृष्टि से देखते थे। अब तो हम कह सकते हैं कि हम सच्चे आदमी हैं, गबन हुआ है और हमने छिपाया नहीं है। जैसा है वैसा हमने बता दिया है। सांस खींचकर उन्होंने इस बात को समाप्त की। चलो, अच्छा ही हुआ, एक कांटा निकल गया, चिंता मिटी। प्रिंसिपल साहब तकिए के सहारे निश्चल बैठे रहे। आखिर में एक ऐसी बात बोले जिसे सब जानते हैं। उन्होंने कहा, हाँ, लोग आजकल बड़े बेईमान हो गए हैं। यह बात बड़ी ही गुणकारी है और हर भला आदमी इसका प्रयोग मल्टीविटामिन टिक्कियों की तरह दिन में 3 बार खाना खाने के बाद कर सकता है। पर क्लर्क को इसमें कुछ व्यक्तिगत आक्षेप जैसा जान पड़ा। उसने जवाब दिया, आदमी आदमी पर है, अपने कॉलेज में तो आज तक ऐसा नहीं हुआ। वैद्य जी ने आत्मीयता की दृष्टि से देखा और मुस्कुराए। कोऑपरेटिव यूनियन वाला गबन बीज गोदाम से गेहूं निकाल कर हुआ था। उसी की ओर इशारा करते हुए बोले, कॉलेज में गबन कैसे हो सकता है? वहां गेहूं का गोदाम नहीं होता ना। यह मजाक था। प्रिंसिपल साहब हंसे। एक बार हंसी शुरू हुई तो आगे का काम भंग ने संभाल लिया। वे हंसते ही रहे, पर क्लर्क व्यक्तिगत आक्षेप के संदेह से पीड़ित जान पड़ता था। उसने कहा, अब पर चाचा, कॉलेज में तो भूसे के सैकड़ों गोदाम है, हर एक के दिमाग में भूसा ही भरा है। इस पर और भी हंसी हुई। सनीचर और रंगनाथ भी हंसे। हंसी की लहर चबूतरे तक पहुंच गई। वहां पर बैठे हुए 2-4 गुमनाम आदमी भी असंपृक्त भाव से हंसने लगे। क्लर्क ने प्रिंसिपल को आंख से चलने का इशारा किया। यह हमारी गौरवपूर्ण परंपरा है कि असल बात 2-4 घंटे की बातचीत के बाद अंत में ही निकलती है। अतः वैद्य जी ने अब प्रिंसिपल साहब से पूछा, और कोई विशेष बात? कुछ नहीं, वही खन्ना वाला मामला है। परसों दर्जे में काला चश्मा लगाकर पढ़ा रहे थे, मैंने वहीं खींच कर रख दिया। लड़कों को बहका रहे थे। मैंने कहा, लो पुत्रवर, तुम्हें हम यही घसीट कर फीता बनाए देते हैं। प्रिंसिपल साहब ने अपने ऊपर बड़ा संयम दिखाया था, पर यह बात खत्म करते करते अंत में उनके मुंह से फिक फिक जैसी कोई चीज निकल ही गई। वैद्य जी ने गंभीरता से कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए, विरोधी से भी सम्मानपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। देखो ना, प्रत्येक बड़े नेता का एक एक विरोधी है। सभी ने स्वेच्छा से अपना अपना विरोधी पकड़ रखा है। यह जनतंत्र का सिद्धांत है। हमारे नेतागण कितनी शालीनता से विरोधियों को झेल रहे हैं। विरोधी गण अपनी बात बकते रहते हैं और नेतागण चुपचाप अपनी चाल चलते रहते हैं। कोई किसी से प्रभावित नहीं होता। यह आदर्श विरोध है। आपको भी यही रुख अपनाना चाहिए। क्लर्क पर राजनीति के इन मौलिक सिद्धांतों का कोई असर नहीं हुआ। वह बोला, इससे कुछ नहीं होता चाचा, खन्ना मास्टर को मैं जानता हूं। इतिहास में एमए है, पर उन्हें अपने बाप तक का नाम नहीं मालूम। सिर्फ पार्टी बंदी के उस्ताद हैं। अपने घर पर लड़कों को बुला बुला कर जुआ खिलाते हैं। उन्हें ठीक करने का सिर्फ एक तरीका है, कभी पकड़कर दनादन दनादन लगा दिए जाएं। इस बात ने वैद्य जी को और भी गंभीर बना दिया, पर और लोग उत्साहित तो उठे। बात जूता मारने की पद्धति और परंपरा पर आ गई। सनीचर ने चहक कर कहा कि जब खन्ना पर दनादन दनादन पड़ने लगे तो हमें भी बताना। बहुत दिन से हमने किसी को जुतियाया नहीं है।
हम भी दो चार हाथ लगाने चलेंगे। एक आदमी बोला कि जूता अगर फटा हो और 3 दिन तक पानी में भिगोया गया हो तो मारने में अच्छी आवाज करता है और लोगों को दूर दूर तक सूचना मिल जाती है कि जूता चल रहा है। दूसरा बोला कि पढ़े लिखे आदमी को जुतियाना हो तो गोरक्षक जूते का प्रयोग करना चाहिए, ताकि मार तो पड़ जाए पर ज्यादा बेइज्जती ना हो। चबूतरे पर बैठे बैठे एक तीसरे आदमी ने कहा कि जुतियाने का सही तरीका यह है कि गिनकर 100 जूते मारने चले, 99 तक आते आते पिछली गिनती भूल जाए और एक से गिनकर फिर नए सिरे से जूता लगाना शुरू कर दे। चौथे आदमी ने उसका अनुमोदन करते हुए कहा कि सचमुच जुतियाने का यही एक तरीका है और इसीलिए मैंने भी 100 तक गिनती याद करनी शुरू कर दी है। हाँ, तो ये था राग दरबारी का भाग 5। होती है अगले भाग में फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।